or simply we can start, but we are starting the next chapter, that is excretory system. What is the meaning of excretion and what is the meaning of osmoregulation? देखिए excretion क्या है? Removal of nitrogenous metabolic waste from body is called as excretion. So don't be confused. See, what is excretion and what is defecation? Defecation क्या और egestion क्या है ना? Removal of the undigested waste matter from the body through the anus. But here it is the nitrogenous metabolic waste. Nitrogenous metabolic waste तो बहुत सारा अलग अलग टाइप का होता है. Mainly और primarily क्या क्या है ना? यूरिया, यूरिक एसिड एंड एमोनिया. तो याद रखिए हम लोग इस चैप्टर में ये तीनों के बारे में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं. एंड व्हाट इज osmoregulation? Osmoregulation means the regulation of osmolyte and solvent. So regulation of osmolyte and solvent balance of body fluid. ये जो osmolyte है, those who are maintaining or regulate the osmoregulation are called as osmolyte. And osmolyte mostly क्या होते हैं? The solute and different type of salt. ठीक है? So regulation or the controlling of the solute and solvent balance in the body fluid is called as what? ना osmoregulation. जैसे कि हम आप छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि ब्लड का जो pH है that is 7.4 है. So that is our body fluid. तो बॉडी फ्लूइड का जो pH है 7.4 है, मतलब उसको सल्यूट एंड सॉल्वेंट का एक बैलेंस है, इसीलिए 7.4 है. तो अगर सल्यूट ज्यादा हो गया, सॉल्वेंट कम हो गया, सॉल्वेंट ज्यादा हो गया, सल्यूट कम हो गया, तो pH इधर उधर हो जाएगा. एंड ब्लड का क्वांटिटी pH एंड उसके बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका यूरिन का कंसेंट्रेशन कंपोजिशन क्या होगा. कभी कभी हम लोग ज्यादा पानी पी लेते हैं तो यूरिन फॉर्मेशन क्वांटिटी बढ़ जाता है कि नहीं? एंड यूरिन का जो कलर है वो फेंट येलो से और ज्यादा फेंट हो जाता है, डाइल्यूटेड यूरिन हो जाता है. सपोज टू बी समर सीजन है, ठीक है, स्वेटिंग ज्यादा हो रहा है, एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, फिजिकल लेबर कर रहे हैं, वेट स्वेटिंग ज्यादा हो रहा है, तो यूरिन का क्वांटिटी कम हो जाता है. समझ में आ रहा है कि नहीं? विंटर में हम लोग कम पानी पीते तो कम यूरिन फॉर्मेशन होता है, समर में हम लोग ज्यादा पानी पीते हैं फिर भी यूरिन फॉर्मेशन कम होता है. कारण समझ रहे हो? तो वहां पे बॉडी का जो फ्लूइड है वो अपना प्रेशर अपना जो मेंटेन करेगा ना, उसका क्वांटिटी, उसका कंपोजिशन. अदरवाइज बॉडी बिल्कुल अपने को सेक्रीफाइस करके यूरिन तो एक्सक्रीट नहीं करेगा ना. तो दैट बैलेंस इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑस्मोरेगुलेशन. एंड ह्यूमन के बॉडी में, नॉट ओनली ह्यूमन एंड मैक्सिमम एनिमल्स में, organ of excretion and organ of osmoregulation both are same. Organ of excretion and osmoregulation is same, that is kidney. ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, दैट इज osmoconformer. Osmoconformer and osmoregulator. Osmoconformer and osmoregulator में क्या डिफरेंस? The organism who cannot regulate
the organism who cannot regulate the osmolarity of their body fluid that is the body fluid osmolarity change with respect to change in osmolarity of outside medium or environment medium. जैसे कि एक फ्रेश वाटर फिश के लिए आउटसाइड मीडियम क्या हो जाएगा ना, फ्रेश वाटर. मरीन वाटर फिश के लिए आउटसाइड मीडियम क्या हो जाएगा ना, मरीन वाटर और सी वाटर. सो फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर का जो मीडियम है, कंसेंट्रेशन है, जो ऑस्मोलैरिटी है, अगर उस ऑस्मोलैरिटी के साथ ऑर्गेनिज्म का बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी अगर फ्लक्चुएट होगा, मतलब आउटसाइड द ऑस्मोलैरिटी अगर इंक्रीज किया तो बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी भी इंक्रीज करेगा. आउटसाइड द ऑस्मोलैरिटी अगर डिक्रीज किया तो बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी भी डिक्रीज किया. मींस द ऑर्गेनिज्म इज अनेबल टू रेगुलेट द ऑस्मोलैरिटी. अनेबल टू रेगुलेट, अगर रेगुलेट होता तो उनका बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी हमेशा क्या होता, फिक्स होता. इधर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन जा सकते हैं. जैसे पहले थे, आज क्यों आए, आपको तो आना ही नहीं चाहिए था. आप आए तो इधर देखिए, नहीं तो नहीं देखना तो अंदर जाइए, मर्जी आपकी. समझे कि नहीं? सो बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी विल नॉट चेंज, मींस उनका कांस्टेंट है कि नहीं. अगर किसी का चेंज नहीं हो रहा है मतलब कांस्टेंट है, मींस कॉल्ड एज रेगुलेटर. जो अपना बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करते हैं, मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, कॉल्ड एज व्हाट ना, रेगुलेटर. पर जो मैनेज नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मींस उनका बॉडी फ्लूइड विथ रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट, द मीडियम, दैट विल आल्सो चेंज, इज कॉल्ड एज व्हाट ना, कन्फॉर्म. अभी क्लैरिटी समझिए, कितना बढ़िया चीज है. जो रेगुलेटर है उनको अपना बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी कांस्टेंट रखना है, मेंटेन रखना है. तो मेंटेन रखने के लिए उनको एनर्जी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा कि नहीं, एटीपी यूज करना पड़ेगा कि नहीं. सो रेगुलेटर्स आर एक्टिव यूजिंग द एटीपी. कन्फॉर्मर को कोई रेगुलेशन करने की जरूरत नहीं है. तो कन्फॉर्मर आर नॉट नीड ऑफ एनी एटीपी, so they are passive or active, so do not actively control. समझ में आया? तो अभी थर्ड क्वेश्चन ये है कि ऑस्मो कन्फॉर्मर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन को ये टॉलरेट कर सकता है, क्योंकि एनवायरनमेंट का जितना ज्यादा भी चेंज हो उनका भी तो उसी हिसाब से चेंज हो रहा है ना. तो जितना ज्यादा फ्लक्चुएशंस होगा, चेंज होगा, the body fluid will also accordingly change. Means this particular conformers can tolerate the wide range in the change of the osmolarity of the outside environment. लेकिन हम लोग तो रेगुलेटर हैं, तो रेगुलेटर आर दोज which need to regulate their body fluid to maintain constant. तो कांस्टेंट जितना कांस्टेंट करना होगा तो हम लोग को उतना एनर्जी यूज करना पड़ेगा. अब सोचिए, अगर बाहर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हुआ, आउटसाइड द मीडियम अगर बहुत ज्यादा चेंज हुआ, सीवियरली चेंज हुआ, तो हम लोग को मेंटेन रखने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी यूज करना पड़ेगा, है कि नहीं. तो पर्टिकुलर टाइम के बाद, पर्टिकुलर चेंज के बाद हम और टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, एंड दैट लीड्स टू डेथ. सो क्या समझ में आया कि नहीं? सो रेगुलेटर कैन नॉट टॉलरेट द वाइड रेंज ऑफ द चेंज इन द ऑस्मोलैरिटी. इसीलिए हम लोगों को आप सी वाटर में छोड़ दीजिए, तो सी वाटर में कुछ घंटे तक तो हम सरवाइव कर पाएंगे. धीरे 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 अपना ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखने के लिए जितना एनर्जी चाहिए हम लोग यूज करते जाएंगे, उसके बाद पर्टिकुलर टाइम के बाद और मेंटेन नहीं कर पाएंगे, विल लीड्स टू डेथ.
आप फ्रेश वाटर फिश को मरीन वाटर में डाल दीजिए, मरीन वाटर फिश को सी वाटर में डाल दीजिए, सॉरी फ्रेश वाटर में डाल दीजिए, तो ऑस्मोलैरिटी ड्रास्टिकली चेंज होगा, दे विल डाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? हर जगह पे आपको साइंटिफिकली सोचना है कि व्हाट इज द कॉज। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड बहुत ही खतरनाक चैप्टर है, समझे कि नहीं? दिमाग चाहिए इसको समझने के लिए। सल्यूट मोर solvent less, then that body fluid will be concentrate or dilute? Concentrate. Solvent more, solute less? Dilute. And water का जो movement होता है always from low to high. Low to high कि high to low? High to low. मतलब हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक वाटर मूव करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं दिखाऊंगा आपको, जस्ट वेट। नेक्स्ट पॉइंट, they cannot tolerate wide range. Sorry, can tolerate. Can tolerate. They can tolerate the wide range of change of osmolarity of environment. No need of ATP or energy. So are passive. Example देते हैं, all marine invertebrates. Some freshwater invertebrates. And some vertebrates. Some of the vertebrates में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। हम लोग शायद 9th में या 10th में कहीं पढ़े होंगे, हैगफिश पढ़े हैं? क्या है हैगफिश? हैगफिश को हम लोग पॉपुलरली क्या बोलते हैं ना, दैट इज मिक्सीन, एंड दैट इज कम्स अंडर व्हाट? साइक्लोस्टोम्स एंड आल्सो एलास्मोब्लास्ट। इलास्मोब्रांच एंड हैगफिश। इलास्मोब्रांच में कौन कौन आ जाएगा ना? शार्क एंड रे फिश। स्टिंग रे आप लोग नाम सुने होंगे। So the ray fish and shark collectively called as elasmobranch, and ray fish and shark क्या है? Marine fishes है कि freshwater fish है? Marine है। And cartilaginous है कि bony है? Cartilaginous। तो elasmobranch का definition क्या है ना? Marine cartilaginous fishes are called as elasmobranch। समझ में आ रहा है कि नहीं? Along with the hagfish, these two are actually what ना? Osmoconformer। मैक्सिमम वर्टिब्रेट क्या है? रेगुलेटरी की कन्फॉर्मर में। मैक्सिमम वर्टिब्रेट्स आर रेगुलेटर, बट व्हिच वर्टिब्रेट्स आर ऑस्मोकन्फॉर्मर? हैगफिश एंड यस इलास्मोकन्स। नेक्स्ट आते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। They can actively control
osmolarity of body fluid. We can actively control the osmolarity of body fluid, irrespective to the change of irrespective to change of osmolarity of environment. So irrespective to the change of the osmolarity of the environment, the body fluid osmolarity will actively control. तो change नहीं होगा, as because they can actively control it. So they cannot tolerate the wide range of change of osmolarity. एग्जाम्पल देंगे, वहां पे क्या एग्जाम्पल दिए थे, ऑल मरीन इनवर्टिब्रेट दिए थे ना, तो यहाँ पे कोई भी मरीन इनवर्टिब्रेट तो नहीं होगा. सेकंड एग्जाम्पल वहां पे क्या दिए थे, सम फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट दिए थे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, मेनी फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट. और यहाँ पे क्या था, सम ऑफ दी वर्टिब्रेट्स था कि नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल वर्टिब्रेट एक्सेप्ट एफिस एंड इलास्टोफ्राइन. ये मैंने आपको डेफिनेशन समझा दिया, आपको मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया. नेक्स्ट एक पॉइंट है, बॉडी फ्लूइड ऑफ तिलकांत and rays shark coelacanth and rayfish. coelacanth आप जानते हैं, shark and rayfish तो आप लोग समझ गए. What is the meaning of coelacanth? कौन बताएगा? coelacanth is the oldest living primitive fish. The first primitive fish था, that is actually the coelacanth, and the coelacanth is actually a type of your living fossil, and coelacanth is a connecting link between the fish and amphibians. फिश एंड एम्फीबियंस के ये कनेक्टिंग लिंक है coelacanth. हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर में 12th में पढ़ेंगे. तो शार्क, coelacanth एंड रेफिश, ऑल दीज आर मरीन. समझने के लिए कोशिश करिए, ऑल दीज आर व्हाट ना मरीन. एंड मरीन में चैलेंज क्या है, बड़ा दिखता है, समंदर बहुत बड़ा है, सी बहुत बड़ा है, लेकिन उसके पास सॉल्ट का क्वांटिटी ज्यादा है, वाटर का क्वांटिटी कम है. दैट इज बाय द वाटर इज सल्टी. तो हाइपरटोनिक है कि हाइपोटोनिक है, काफी ज्यादा कम पानी है, सॉल्ट कंटेंट उसके हिसाब से बहुत ज्यादा है. समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये फिश सी वाटर में रहेंगे तो चैलेंज क्या है ना, उनके बॉडी से वाटर लॉस हो जाएगा. उनके बॉडी से क्या लॉस होगा, वाटर लॉस हो जाएगा, तो दे विल डाई. हाउ दे सर्वाइव, कैसे वो बचते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं? अगर ये अपने बॉडी फ्लूइड का जो सल्यूट कंसेंट्रेशन है उसको अगर बढ़ा देंगे तो
अगर वो सल्यूट कंसेंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो उनका बॉडी फ्लूइड क्या होगा, हाइपर ऑस्मोटिक होगा कि हाइपो ऑस्मोटिक होगा विथ रेस्पेक्ट टू सी वाटर? हाइपर, क्योंकि वो अपना बॉडी फ्लूइड का सल्यूट कंसेंट्रेशन वो बढ़ा देते हैं, बढ़ा देंगे तो सल्यूट ज्यादा हो जाएगा, उसके रेस्पेक्ट में उनके बॉडी में सॉल्वेंट कम हो जाएगा, तो वो वाटर लॉस होगा क्या? ऑलवेज रिमेंबर द वाटर इज मूव फ्रॉम हाई टू लो। अगर वो अपना बॉडी फ्लूइड को ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके, मतलब उसको नॉर्मल करके सल्यूट बढ़ा देंगे, सल्यूट उसके हिसाब से कम हो जाएगा, तो वाटर का जो मूवमेंट है, जो लॉस है, वो बंद हो जाएगा। बात को समझ रहे हो कि नहीं? सो द बॉडी फ्लूइड ऑफ द शार्क coelacanth and ray fish is hyperosmotic to sea water due to retention of। अब क्वेश्चन पूछता है, यही वाला डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ दे इंक्रीज देयर ऑस्मोलैरिटी विद रेस्पेक्ट टू सी वाटर। सी वाटर के रेस्पेक्ट में वो अपना बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी को कैसे बढ़ा दिए, मतलब उनकी बॉडी में ज्यादा सल्यूट होगा। yes. वो सल्यूट कौन सा सल्यूट है, व्हाट आर द डिफरेंट सल्यूट्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी दैट मेक्स देयर बॉडी फ्लूइड मोर ऑस्मोटिक विद रेस्पेक्ट टू सी वाटर? यही आंसर है, ड्यू टू रिटेंशन ऑफ urea and TMAO, due to retention of urea and TMAO, trimethylamine oxide। तो ये जो यूरिया एंड TMAO है, ये दोनों ही एक्चुअली सल्यूट है, जिसके वजह से उनका ऑस्मोलैरिटी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है विद रेस्पेक्ट टू सी वाटर। तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज किया तो अभी वाटर लॉस नहीं होगा ना, and that is the reason why they managed to prevent the water loss from their body। correct है? तो ऐसा लग रहा है कि वहां पर भी तो सल्यूट ज्यादा रह रहा है और सॉल्वेंट कम रह रहा है, और जब बॉडी फ्लूइड ऑफ द शार्क और मैं तो वही बोल रहा हूँ, उससे भी ज्यादा कर देते हैं। मैं क्या लिखा यहाँ पे, क्या लिखा, सी वाटर में जितना सॉल्ट है उसके वजह से ऑस्मोलैरिटी जितना होगा, ये अपना ऑस्मोलैरिटी को और हाई कर देते हैं, उससे भी ज्यादा। अगर मैं लिखता यहाँ पे नॉर्मल हाइपोऑस्मोटिक टू सी वाटर, तो आप समझते हैं कि सी वाटर से कम होगा ऑस्मोलैरिटी। मैंने तो लिखा क्लियरली हाइपर ऑस्मोटिक टू सी वाटर, मतलब सी वाटर के हिसाब से इनका ज्यादा होगा, तो वाटर लॉस क्यों करेगा, और तो वाटर उल्टा डायरेक्शन में मूव करेगा, अभी सी वाटर से वाटर उनके बॉडी में मूव करेगा। यही तो चीज मैं समझाना चाहता हूँ। इतना इजी है क्या, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, दिमाग को खुला रखिए थोड़ा सा, तभी समझ में आ गया। एक एक वर्ड आपको थोड़ा सा फंसाने वाला चीज है। तो हाइपर ऑस्मोटिक टू सी वाटर एंड हाइपो आयोनिक टू सी वाटर, मतलब यहाँ पे क्या है, सॉल्ट कंटेंट कम है कि सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है? सी वाटर के रिस्पेक्ट में सॉल्ट कंटेंट मोर है कि लेस है? लेस है, लेकिन सल्यूट कंटेंट क्या है, ज्यादा है। सल्यूट कंटेंट इज मोर बट सॉल्ट कंटेंट इज लेस, इसीलिए मैंने लिखा हाइपो आयोनिक टू सी वाटर। बॉडी में सॉल्ट कंटेंट कम होगा, लेकिन सल्यूट कंटेंट यूरिया एंड टीएमए की वजह से हाइपर हो जाएगा, इसी वजह से तो वाटर रिलीज ऑफ वाटर लॉस को प्रिवेंट हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिए। एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद टॉक्सिक होता है। आपके ब्लड में यूरिया प्रेजेंट है, हमेशा प्रेजेंट है, श्योर। आपके बॉडी में जो यूरिया प्रेजेंट है वो यूरिन के थ्रू 100% क्यों एक्सक्रीट नहीं होता है? आप कभी सोचे आपके ब्लड में यूरिया अगर टॉक्सिक है तो यूरिया आपके ब्लड में क्या कर रहा है?
Why the body is not excreting 100% यूरिया from your body? आपके ब्लड में हमेशा यूरिया क्यों रहता है भाई? क्यों रहता है? मेरा क्वेश्चन है वाई। अगर यूरिया नहीं रहेगा तो आपका बॉडी का ऑस्मोलैरिटी क्या होगा? यूरिया के वजह से आपके ब्लड में यूरिया है बोल के आपका ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होता है। ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होगा तो वाटर को हम बांध के रख पाएंगे, कंजर्व करके रख पाएंगे, क्योंकि सल्यूट रहेगा तो सॉल्वेंट रहेगा। अगर यूरिया सारे के सारे बॉडी से लॉस हो जाएगा तो आपका बॉडी फ्लूइड क्या हो जाएगा ना, दैट इज हाइपोऑस्मोटिक हो जाएगा। और हाइपोऑस्मोटिक होने से आपका सारे के सारे बॉडी से वाटर भी लॉस हो जाएगा। आपको क्या लगता है यूरिया खतरनाक चीज है? लेकिन आपके बॉडी के लिए जरूरी भी है एक पर्टिकुलर लेवल तक, एक पर्टिकुलर टाइम तक। अगर यूरिया ज्यादा हो गया तो वाटर भी ज्यादा रहेगा बॉडी के अंदर। अब देखें स्वेल कर जाता है लोगों का जिनका यूरिया कंसेंट्रेशन ब्लड में, सॉरी यूरिन में, सॉरी ब्लड में अगर इंक्रीज करता है यूरिया कंटेंट तो उनका जो लेग है वो स्वेल कर जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ओडेमा। एंड हम लोग इस कंडीशन को तभी देखते हैं जब किसी का किडनी फेलियर हो जाता है। अगर किसी का किडनी फेलियर हो गया, किसी का किडनी मालफंक्शनिंग हो गया, means the kidney is not properly doing the function. And what is the function of kidney? That to excrete the urea in the form of urine. तो किडनी अपना यूरिया एक्सक्रेशन ठीक से नहीं कर पा रहा है तो यूरिया आपके बॉडी में प्रेजेंट रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो यूरिया ज्यादा रहेगा तो वाटर को भी तो वो बांध के रखेगा, तो आपके बॉडी धीरे धीरे स्वेल होता जाएगा। इसीलिए हम लोग को डायलिसिस करना पड़ता है। डायलिसिस करके हम यूरिया को निकाल देंगे तो वाटर भी निकल जाएगा। इसीलिए यूरिन फॉर्मेशन रोज होता है 1.5 लीटर के आसपास। समझे? सब चीज मैं इस चैप्टर में बताऊंगा। इसीलिए मेरे हिसाब से जितने भी फिजियोलॉजी चैप्टर, ये सबसे भयानक चैप्टर। भयानक चैप्टर को आप कितना बारीकी से, कितना कंसंट्रेट होके सुनेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। We are coming to the next. हम लोग स्टार्ट करते हैं वाटर एंड सैल्यूट रेगुलेशन। In freshwater fishes. Water and solute regulation in freshwater fishes. Supposed to be this is a freshwater. आप freshwater fish and marine water fish को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि which one freshwater fish and which one is marine water fish? हाँ, आपको सादी खाली दिखा दिया है, फोटो देख के बताना है, काट के नहीं देखना है कि बोन है कि कार्टिलेज। खाली सीधा आपको इसमें फोटो दिखाया गया है, नहीं तो आपके सामने रखा गया है प्लेट में, आपको बताना है कि कौन सा फ्रेश वाटर है कौन सा मरीन वाटर। इतना किसी को अगर पता होता तो हम यहाँ पे क्यों हैं? मच्छी मार्केट में नहीं होते हैं। हाँ, क्या हुआ बाबा? स्केल नहीं है, कौन बोल दिया तुमने? हाँ, सीधा बात है, फ्रेश वाटर फिशेस स्वेल्ड रहेगा, मरीन वाटर फिशेस फ्लैट रहेगा। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ एक्सक्रीशन का, अब इधर उधर का चीज के दिमाग में घुसा रहे हैं। फ्रेश वाटर फिशेस के बॉडी में ज्यादा वाटर रहेगा, मरीन वाटर फिशेस के बॉडी में कम वाटर रहेगा, तो कौन थोड़ा सा फ्लैट होगा? एंड फ्रेश वाटर फिश क्या होगा? कभी आप रोहू, कातला एंड इल्सा वगैरह खाए हैं? डिफरेंस क्या है? इल्सा बहुत फ्लैट होते हैं, क्यों? मरीन फिशेस है, रोहू, कातला ये सब क्या है? फ्रेश वाटर, स्वेल्ड है कि नहीं? बात है, आप लोग साइंस के स्टूडेंट है, लगता नहीं है कि आप साइंस के स्टूडेंट। This is supposed to be the freshwater fish, and this is fresh water.
फ्रेश वाटर फिश का जो ऑस्मोलैरिटी है that is approximately 200 to 300 milliosmomole per liter. So what is the unit for the osmolarity? Milliosmomole per liter. ये उसका osmolarity का यूनिट है. फ्रेश वाटर में सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होगा कि कम होगा? सॉल्यूट कंटेंट ज्यादा होगा कि कम होगा? तो यहाँ पे जो फ्रेश वाटर है उसका ऑस्मोलैरिटी कितना है ना, दैट इज 50 मिलीऑस्मोमोल पर लीटर एंड जो सॉल्ट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमोलर. ये जो सोडियम क्लोराइड का कंटेंट है ना इनके बॉडी में कितना है, मतलब फ्रेश वाटर में कितना है, 1 मिलीमोलर. ठीक है. लेकिन अगर हम लोग फ्रेश वाटर फिश के बारे में बात करें तो फ्रेश वाटर के फिश के बॉडी में कितना है ना, अप्रोक्सीमेटली 100 मिलीमोलर. अब आपको कंपेयर कर लेना है कि वाटर विल बी मूव आउट की मूव इन. क्या होगा, वाटर विल मूव इन. Every day the freshwater fish face these challenges कि उनके बॉडी में ऐसे वाटर फ्रीक्वेंटली मूव करेगा, दैट इज पैसिवली कि एक्टिवली. पैसिवली मींस हाई टू लो. क्या होगा, हाई टू लो. हाई कहां पे, फ्रेश वाटर में. लो कहां पे, फ्रेश वाटर फिश में. सो दैट इज वाटर इज मूविंग फ्रॉम बॉडी, एक्वाटिक बॉडी टू द फ्रेश वाटर फिश, हाई टू लो. प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ. प्रॉब्लम है अगर मेरे बॉडी में अगर हमेशा वाटर एंट्री करता जाएगा तो मैं ऐसा ऐसा स्वेल करते करते ब्रस्ट कर जाऊंगा. सेकंड, इस चैलेंज को फेस करने के लिए वो क्या करेंगे, दे शुड ड्रिंक वाटर एंड दे शुड स्टॉप द ड्रिंक वाटर. पहले ही वाटर उनके बॉडी में घुस रहा है, उनको पानी पीने की क्या जरूरत है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई फ्रेश वाटर फिश नेवर ड्रिंक वाटर. Freshwater fish never drinks water. Freshwater fish पानी नहीं पीते. Second, उनको एक्सक्रीट क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूटेड यूरिन की कंसंट्रेटेड यूरिन. बिकॉज वाटर ज्यादा है बॉडी में, उनको निकालना पड़ेगा वाटर. तो मोर क्वांटिटी ऑफ यूरिन की लेस क्वांटिटी ऑफ यूरिन, तो दे विल एक्सक्रीट डाइल्यूट यूरिन, means more urine. चैलेंज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा. सेकेंड प्रॉब्लम क्या है ना, अगर एक्सेस क्वांटिटी ऑफ यूरिन और डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है तो मोर सॉल्ट भी तो लॉस हो जाएगा. अगर यूरिन ज्यादा फॉर्मेशन हुआ तो यूरिन के साथ सॉल्ट भी तो लॉस हो जाएगा बॉडी से. तो सेकेंड चैलेंज क्या है, सॉल्ट को बचाना है. सॉल्ट नहीं बचेगा तो ये 100 से कम हो जाएगा. तो सॉल्ट बचाने के लिए वो क्या करेंगे ना, जितना सॉल्ट लॉस हो रहा है थ्रू द यूरिन, दे नीड टू गेट दैट सॉल्ट थ्रू व्हाट ना, फ्रॉम फ्रेश वाटर टू बॉडी. रहेगी नहीं. लेकिन सॉल्ट फ्रेश वाटर में कम है कि ज्यादा है, एंड बॉडी के अंदर क्या है, तो ये मूव करेगा लो टू हाई की हाई टू लो, एक्टिव की पैसिव. पैसिव क्या होगा, इतना सारा चीज समझाने के बाद भी आप कैसे ये सब मुंह से निकलता है कि ये पैसिव है. मतलब आप लोग कितना कंसेंट्रेट है क्लास में, समझिए. एक्टिव मतलब क्या हो जाएगा, लो टू हाई. So here the salt is moving from fresh water to freshwater fish, low to high. And ये salt absorption करने में किसका रोल है, this is the gills. Gills में जो cells present है that is called as chloride cell.
or ionocyte cells. So ionocyte cells are responsible for the salt absorption actively. The absorption of salt from the water into the body, it is the process of active process because it is from low to high. इस तरीके से ये वाटर को बॉडी से निकाल देता है एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है फोर्सफुली एक्टिवली. बात को समझे? So this is actually the solute and water regulations in the freshwater fish. So we are next coming to the water and solute regulation in the marine water fishes. Let's take the next one. Supposed to be, this is the marine water fish. And this is marine or sea water, जो कि salty. अगर हम लोग ऑस्मोलैरिटी की बात करें तो मरीन फिशेस में भी सेम होता है 200 to 300 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर एंड वहीं पे मरीन और सी वाटर का कितना हो जाएगा ना 1000 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर. अब चैलेंज पूरा उल्टा हो गया. So the body will lose water to gain water. So the water will be lost from the body. ये पैसिवली होगा. वाटर हमेशा पैसिवली होता है. जहां पे भी वाटर का मूवमेंट होता है ना वो ऑलमोस्ट पैसिवली होता है कुछ सडन सर्कमस्टांसेस को छोड़ के. मतलब ये सिंपल डिफ्यूजन है कि नहीं? पैसिवली मतलब सिंपल डिफ्यूजन. आप पूछेंगे फिश का बॉडी तो कवर्ड है पूरा स्केल्स में. मरीन वाटर फिशेस में भी स्केल्स है, फ्रेश वाटर फिशेस में भी स्केल्स है, लेकिन स्केल्स का साइज अलग अलग है. So still how the water will be lost from the body or water will be enter into the body in case of fresh water. Now because स्केल जहां पे absent है तो स्केल कहां पे absent है? बकल कैविटी में स्केल absent है, गिल्स में स्केल absent है, एनल कैनल में absent है. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस जगह पे क्योंकि उनका तो बॉडी पूरा एक्वाटिक है, पूरा वाटर में प्रेजेंट है, तो इसीलिए उनके बॉडी में क्या होगा ना वाटर रेडिली डिफ्यूज करेगा और वाटर डिफ्यूज करके लॉस हो जाएगा. अब यहाँ पे देखो वाटर लॉस किया. अगर यहाँ पे वाटर लॉस किया so they must compensate the water loss by means of drinking the water. Yes. And that is the reason why the marine water fishes drinks water. अब वाटर को जो ड्रिंक करेगा उसके साथ सॉल्ट भी तो एंट्री करेगा. And now they will excrete diluted urine की concentrated urine, highly concentrated urine. Means less amount of urine. The less amount of urine they will excrete. Highly concentrated amount of that is urine will be excreted. तो अभी अगर वो वाटर ड्रिंक करेंगे तो वाटर में तो सॉल्ट भी है ना, तो उनके बॉडी में सॉल्ट ज्यादा हो जाएगा. सॉल्ट ज्यादा हो जाएगा तो ऑस्मोलैरिटी चेंज हो जाएगा. So how they will maintain the osmolarity of their body fluid? And they need to excrete the excess amount of salt. They need to excrete what? Excess amount of salt. And this is
the gills, and the gills contains what? Ionocyte cells or chloride cells. And that ionocyte cells or chloride cell that will excrete the ions or salt from body. और फ्रॉम बॉडी एक्टिवली होगा कि पैसिवली होगा, क्योंकि आउटसाइड हाई सॉल्ट है, इनसाइड लो सॉल्ट है, तो यहाँ पे लो टू हाई होगा कि हाई टू लो हुआ? लो टू हाई, तो एक्टिवली होगा कि नहीं? दोनों जगह पे सेम है। फ्रेश वाटर में भी वाटर पैसिवली लॉस होता था, मतलब एंट्री करता था, यहाँ पे भी पैसिवली है। वहां पे भी सॉल्ट एक्टिवली एब्जॉर्ब होता था, यहाँ पे भी खाली एक्टिवली, लेकिन डिफरेंस वहां है कि वहां पे वाटर एंड सॉल्ट एंट्री करता था, यहाँ पे वाटर एंड लॉस, वो लॉस हो रहा है बॉडी से। समझ में आ रहा है कि नहीं? So by this process they actually maintain their osmolarity of the body. तो आप देख सकते हैं अपने बॉडी फ्लूइड की osmolarity को मेंटेन कर रहे हैं, और मेंटेन करने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना। Now we are coming to solute and solvent regulation. In terrestrial animals. उसके अंडर में पहला एग्जांपल देता हूं ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन will die if 12% water lost from body. एंड हमारा जो यूरिन फॉर्मेशन होता है उसके थ्रू तो वाटर बहुत ही लॉस होता है, तो 12% बॉडी का जो वाटर कंटेंट अगर लॉस हो जाएगा तो ह्यूमन बीइंग का डेथ हो जाएगा। सो हाउ वी आर कंपेंसेटिंग दिस 12% वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी? दैट इज कंपेंसेटेड बाय number 1, eating the moist food. Second, drinking the water. Third, excreting the concentrated urine. ये तीन चीज हम लोग करते हैं कि नहीं, बोलिए? वी आर ईटिंग द मॉइस्ट फूड की ड्राई फूड? हम लोग मॉइस्ट फूड खाते हैं, ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक हम लोग जो खाते हैं सब सारे के सारे मॉइस्ट ही होते हैं। सेकंड, वी आर ड्रिंकिंग द वाटर, दैट इज द रीजन व्हाई। द सेकंड इज, थर्ड इज वी आर एक्सक्रीटिंग व्हिच अमाउंट ऑफ यूरिन? लेस अमाउंट ऑफ यूरिन की मोर अमाउंट ऑफ यूरिन? लेस, मतलब कंसंट्रेटेड यूरिन। तो इसीलिए हम लोग को ये तीनों चीज के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, बिकॉज वी नीड टू कंजर्व आवर वाटर लॉस। एग्जाम्पल नंबर 2, कंगारू रैट। कंगारू रैट ये टाइप का रैट है जो अडाप्ट हो चुका है। दीज आर एक्चुअली अडाप्टेड फॉर adapted to desert habitat. डेजर्ट हैबिटेट मतलब ड्राई हैबिटेट। तो ड्राई हैबिटेट में प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाटर, उनको पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन ये तो मैमल है ना,
अगर ये मैमल है तो इनका एक्सक्रीशन क्या होगा, यूरिया है कि नहीं। मैमल्स क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, एंड यूरिया एक्सक्रीशन करने के लिए बॉडी से वाटर लॉस होगा। हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि 1 ग्राम ऑफ यूरिया एक्सक्रीशन नीड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर ना 50 ml मिनिमम। सो ये जो अडॉप्ट किया है ड्राई हैबिटेट में, कैसे अडॉप्ट किया है, उनको तो यूरिन तो एक्सक्रीट करना ही पड़ेगा, यूरिया तो एक्सक्रीट करना पड़ेगा, तो उनको तो पानी पीने के लिए मिलेगा ही नहीं। दे कैन नॉट इवन ईट द मॉइस्ट फूड। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कैसे मेंटेन करते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन। ह्यूमन का अडॉप्टेशन एंड इनका अडॉप्टेशन कंप्लीटली डिफरेंट है। पॉइंट ये है दे कंपेंसेट 90% water loss by number 1 getting metabolic water। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़े होंगे कि when two monosaccharide being formed by means of the glycosidic bond to form the disaccharide or polysaccharide, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है कि नहीं। एंड ये जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, मैं एक एग्जांपल खाली दे रहा हूँ, तो आपके बॉडी में सोचिए इतना ज्यादा केमिकल रिएक्शन होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, एंड मैक्सिमम जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। एंड ये वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे ना, मेटाबॉलिक वाटर। क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक वाटर के ऊपर ये डिपेंड करता है। नंबर 2, they will absorb the water vapor or water moisture they will absorb the water vapor or moisture from expired air। हम लोग जो एयर एक्सपायर करते हैं वो ड्राई एयर है कि मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर है, समझे कि नहीं। हम लोग तो उस मॉइस्ट एयर को ऐसे ही निकाल देते, ये लेकिन उस वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है जो एक्सपायर्ड एयर में प्रेजेंट है। तो उनके केस में जो एक्सपायर्ड एयर है वो ड्राई होगा कि मॉइस्ट होगा, ड्राई। By means of these two methods, they are compensating 90% of the water loss from their body. एंड आप बोलेंगे कि ये हमारे केस में क्यों पॉसिबल नहीं है, हम भी तो वाटर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते थे फ्रॉम द एक्सपायर्ड एयर। कारण ये है कि उनके केस में जो वाटर एंड एयर एंड ब्लड का जो फ्लो है, एयर का फ्लो एंड ब्लड का फ्लो, ये अपोजिट, काउंटर करंट। तो काउंटर करंट होगा तो इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, इफेक्टिव एक्सचेंज होता है। हमारे केस में ये नहीं है। समझ में आया। नाउ एग्जांपल नंबर 3, कैमल। दैट इज आल्सो अडॉप्टेड फॉर डेजर्ट हैबिटेट। They will not produce urine when there is no water। अगर कैमल को वाटर पीने के लिए नहीं मिलेगा ना, वो यूरिन फॉर्मेशन बंद कर देगा।
समझे कि नहीं? तो आप बोलेंगे यूरिन फॉर्मेशन अगर बंद कर दिया तो उसके बॉडी में तो यूरिया डिपोजिशन हो जाएगा, उसके बॉडी में यूरिया का क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगा, एंड यूरिया होता है टॉक्सिक, है कि नहीं? बॉडी विल पॉइजन टॉक्सिकेट मे रिजल्ट्स इनटू व्हाट ना डेथ। तो वह क्या करता है, दे स्टोर्स यूरिया इन एडिपोज टिश्यू। आप लोग पढ़िए, याद करेंगे, हम्प ऑफ कैमल पढ़े थे, कैमल का जो हम्प है दैट इज मेड अप ऑफ एडिपोज टिश्यू, और ये यूरिया क्या करता है ना, वहीं पे स्टोर करता है। तो दे स्टोर्स द यूरिया इन एडिपोज टिश्यू and they will drink approximately 80 liter in 10 minutes when the water will be available। जब वाटर अवेलेबल होगा तुरंत 80 लीटर के आसपास पानी पी लेते हैं विद इन वेरी फ्यू मिनट, एंड दे नाउ एक्सक्रीट यूरिन। समझे कि नहीं? तो ये मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोला, ये 3 से 4 चीज हम लोग जो भी डिस्कशन किए, एक तो फ्रेश वाटर फिश, एक तो मरीन वाटर फिश, एंड 3 एग्जांपल किसका, डेजर्ट और ड्राई हैबिटेट और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। समझ में आया कि नहीं? ये कंटेंट आज का समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन।